अब सेवेंथ वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। मतलब आप पे कोई मतलब रिस्ट, यू हैव नो बाउंडेशंस, एब्सेंस ऑफ एनी बाउंडेशन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनको हम जो है ना उस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हमको उन्हें अपॉर्चुनिटी देना है ताकि वो हर इंडिविजुअल अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। हमें कोई बंदिश भी नहीं लगानी है और हमें उनको साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी देना है ताकि उनका विकास हो। इसी को कहते हैं आज़ादी। तो प्रियम्बल सुरक्षित करता है सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लिबर्टी किस किस चीज़ का। थाउट, आप कुछ भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, आप कुछ भी विचार रख सकते हैं। बिलीफ, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी धारणा अपना सकते हैं। फेथ, आपको किसी भी चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं। वर्शिप, आप किसी भी चीज़ की पूजा कर सकते हैं। और ये सब किस चीज़ से मिलता है? थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यदि इसको कोई वायलेट करेगा तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? इट इज जस्टिसिएबल, है ना? तो लिबर्टी जो है ना ये बहुत एसेंशियल है। ठीक है, फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। हालांकि लिबर्टी मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आपको जो मन आया वो आप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको एंजॉय करना का भी लिमिटेशन है और वो भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं कि आप किस तरह से इसको, इस आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं। हमें जो लिबर्टी मिलती है बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, वो अपने आप में दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उनका भी बाउंड्री है। मीन्स जो चीज आपके विकास के लिए योग्य है ना, विच आर क्वालिफाइड फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट विल बी गिवन टू यू, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका ऐसा मत छोड़ सोचिए कि कोई इसका दायरा जो है ना है ही नहीं। ठीक है, तो द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन आवर प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब? 1789 टू 1799, 10 साल। अब एट्थ वर्ड है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या होता है? इक्वलिटी मतलब होता है समानता। समानता मतलब कि किसी स्पेशल सेक्शन या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल को हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। सब बराबर हैं और हमें साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना है सभी इंडिविजुअल्स को, और उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान अधिकार और समानता के साथ ट्रीटमेंट करना है हमें सभी सिटीजन्स को। तो प्रेमबल जो है ना ये भी सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स के लिए ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस आपका जो है उस उसमें इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी, ये दोनों फील्ड में इक्वलिटी के लिए प्रियम्बल हमको सिक्योर करता है सिटीजन्स के लिए। और देर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी: सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब ये जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये इंश्योर करता है सिविक इक्वलिटी। आइए देखते हैं आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। कानून के सामने सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। इन सब ग्राउंड्स पे हम किसी के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें सबको हमें बराबर प्लेटफॉर्म देना है।
आर्टिकल 16, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हमें छोड़ देना है, नकार देना है, एबोलिश कर देना है। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, और जो भी टाइटल्स हम लोग लगाते हैं आगे में जिससे कि मतलब ये डिस्क्रिमिनेट करता है हमें अदर सिटीजन से, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो सब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जैसे मिलिट्री टाइटल्स को इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो सब ये सब हमें प्रोवाइड करता है सिविक इक्वलिटी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजंस हैं। पहला कि हम किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पर उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स जो होता है ना, वोटर लिस्ट, उसमें के लिए इनएलिजिबल घोषित करें कि उनका नाम हम नहीं डाल सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ये ऐसा हम नहीं कर सकते। ये बताता है आर्टिकल 325 में। ठीक है, दूसरा, इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ये दोनों का इलेक्शंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कहते हैं। आर्टिकल 326 ये बताता है, इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, तो उनको सबको जो है ना वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। तो ये मिलता है हमें आर्टिकल 326। तो ये हो गया पॉलिटिकल इक्वलिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है आर्टिकल 39। ये हमें बताता है कि सारे मेन और वुमेन, इनको इक्वल राइट है, ठीक है, टू द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मेन और वुमेन को बराबर अधिकार है कि वो अपने जीवन यापन करने के लिए मतलब किसी तरह से कमा सकते हैं, धन अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बराबर अधिकार है, दोनों कर सकते हैं। और यदि एक मेन और वीमेन एक ही काम को कर रहे हैं ना, दे आर डूइंग इक्वल वर्क, तो उनको जो पे मिलेगा ना वो भी बराबर होगा। ये नहीं कि मेन को हम ज़्यादा देंगे और वीमेन है तो उसको हम कम कर देंगे। दे विल गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब नाइन्थ वर्ड है वो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी। कैसे? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन राज्य और देश दोनों का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, हम लोग सब एक ही देश के सिटीजन हैं। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ड्यूटी होगी? टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब फ्रैटर्निटी। सभी लोगों के बीच में सौहार्द और प्रेम का माहौल, भाईचारे का माहौल हमें प्रमोट करना है, इसको बढ़ाना है, फैलाना है। और हमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, इन सब जो है ना छोटे छोटे दायरे, इन सब दायरों को पार करके आगे देखना है। मतलब इसके आधार पर कोई भी द्वेष अपने मन में नहीं पालना है कि हमारा रिलीजन क्या है, उसका क्या है, उसका भाषा क्या है, मेरा क्या है, हम यहाँ इस रीजन से बिलोंग करते हैं, वो उस रीजन से बिलोंग करते हैं, हम इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। इस तरह से कोई भी मन में इस तरह का जो है ना द्वेष नहीं लाना है। कॉमन ब्रदरहुड का पॉलिसी पे चलना है, हार्मोनी डेवलप करना है सबके बीच में। ये हुआ फ्रैटर्निटी। प्रेम्बल डिक्लेयर करता है कि फ्रैटर्निटी हमें दो चीज़ें एश्योर कर देती है। एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, आपके डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और इस राष्ट्र के यूनिटी और इंटीग्रिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
द वर्ड इंटीग्रिटी ये पहले से नहीं था, इसको जोड़ा गया है बाय अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अब किसकी सरकार थी ये तो बताने की जरूरत है नहीं। अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। द फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये क्या सिग्निफाई करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट बट मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट सिर्फ इंश्योर नहीं करता है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। और ये सभी इंडिविजुअल्स के पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज कराता है। इसका मतलब ये है कि हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड द पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और ये भी हाईलाइट किया गया है इन सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमें इंश्योर करता है द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ये जो है ना डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस, हमें उन प्रैक्टिसेस को छोड़ देना है, त्याग देना है, डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो किसी वुमेन के डिग्निटी को नुकसान पहुंचाती हो। एंड ऑल्सो मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और सभी सिटीजन ऑफ इंडिया का ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट किस चीज़ को? सॉवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब जो फ्रेज है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये तो ये जो फ्रेज है ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये ना ये दो चीज़ को समाता है अपने अंदर। साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी समाता है और टेरिटोरियल डायमेंशन को भी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब साइकोलॉजिकली भी हम लोग इंटीग्रेटेड रहना चाहिए नेशनली, एंड टेरिटोरियल वे में भी हम लोग इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम इस देश में नहीं रहना चाहते हैं या ये वो। सब का माइंड देश के लिए एक ही ओपिनियन रखना चाहिए और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन भी बना रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ को समा रहा है अपने अंदर। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब कर रहा है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और साफ साफ क्लियर कर रहा है कि द स्टेट्स हैव नो राइट, कोई अधिकार नहीं है टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, इस यूनियन से अलग होने का उनको कोई अधिकार नहीं है, हमेशा यूनियन के साथ रहना है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये दिस इम्प्लाइज दैट द नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इसको इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता इंडियन यूनियन का, कि कोई राज्य बोले कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं, ये इस तरह का आज़ादी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और इसका एम ये भी है कि नेशनल इंटीग्रेशन में जो बाधाएं आ रही हैं उसको ओवरकम करना है हमको। अब बाधाएं कैसी? जैसे कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेशनलिज्म एंड सो ऑन। ये सब बाधाओं को ओवरकम करके हमको अपने इंडियन यूनियन को एक साथ जोड़ के रखना है। तो चलिए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमारे प्रियम्बल में बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज दोनों एम्बॉडीड है, दोनों समाया हुआ है। क्या क्या है? पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज, इसी पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। और इसमें इट कंटेन्स ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका विजन बताता है मुझे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका क्या सपना था उसको ये रिफ्लेक्ट करता है।
जैसे कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को रचना में। तो उन्होंने क्या कहा है कि द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। अभी तक हमने जो सोचा था, जो सपना देखा था, उसी को जो है एक्सप्रेस करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है। अब अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, प्रियम्बल को कहा गया है प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हमारे जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इनका इनकी कुंडली है ये प्रियम्बल। इसी तरह पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इन्होंने भी कुछ बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल के बारे में, और इस तरह से कि प्रियम्बल जो है ना, ये सबसे मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे कीमती। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ज्वेलरी सेट है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसी से कॉन्स्टिट्यूशन सज के तैयार हुआ है। और इट इज़ ए प्रॉपर यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक है जिसके द्वारा आप माप सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से का क्या लाभ है। इसी तरह सर अर्नेस्ट बार्कर, ये डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी मतलब ट्रिब्यूट दिया है टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द प्रियम्बल। उन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रियम्बल को एज ए की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन्होंने कोट भी किया है, उनकी एक पॉपुलर बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें ये कोट किया है इसको। एम हिदायतुल्लाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि प्रियम्बल जो है ना, वो बिल्कुल उसी तरह दिखता है जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, लेकिन अपना प्रियम्बल जो है ना, वो उस डिक्लेरेशन से भी बढ़ के है। ये अंतर है, ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और ये बताता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, उसका क्या इससे उसके पैटर्न को हमें ले करना है। और इसमें एक सोलोमन रिजॉल्व की बात कही गई है, दृढ़ संकल्प है, जो कि एक रिवॉल्यूशन के बाद ही ये चेंज आ सकती है। अब देखते हैं प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं अबाउट द प्रियम्बल, whether it is a part of the constitution or not. In the Berry Union case 1960, the Supreme Court said, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, preamble shows the general purpose behind the several provisions in the constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेवरल प्रोविजंस हैं, उसके पीछे जो जो उद्देश्य है ना, वही उसी को दर्शाता है प्रियम्बल। और ये प्रियम्बल जो है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग की चाबी है कि वे क्या चाहते थे। ये प्रियम्बल को पढ़ के हमें समझ में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई आर्टिकल अस्पष्ट है, एम्बिगस है, या उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इसके लिए प्रियम्बल की मदद ले सकते हैं। उसमें जो प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, उसके मदद से हम उस आर्टिकल का या कोई भी आर्टिकल का, अनक्लियर आर्टिकल्स का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो ये पहचान दी गई है, जो प्रियम्बल का जो महत्व है, उसको ये पहचान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना कि वेरी वेरी यूनियन केस 1960 में कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट ऑब्जर्व्ड कि प्रियम्बल जो है ना वो उसका एक एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो पढ़ा जाना चाहिए, इंटरप्रेट करा जाना चाहिए, वो हम जो नोबल एंड ग्रैंड विजन जो है ना प्रियम्बल में जो एक्सप्रेस किया गया है उसी के लाइट में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस बात पे कायम रहे वो कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अन्य हिस्सा इनेक्ट किया गया है उसी तरह से प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इनेक्ट किया गया। ठीक है, लेकिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब सब इनेक्ट कर लिए गए, उसके बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। तो क्या रीज़न था कि प्रियम्बल को सबसे अंतिम में जो है इंसर्ट किया गया? इसलिए किया गया ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कन्फर्मेशन पे ये अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल को फॉरवर्ड किया गया फॉर वोटिंग और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द मोशन वाज देन अडॉप्टेड और उस मोशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, हेंस इसीलिए द करंट ओपिनियन जो है ना सुप्रीम कोर्ट का दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है ना हमारे फाउंडिंग फादर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ओपिनियन के अंतर्गत है। अब प्रेम्बल के बारे में दो चीज़ें हैं जिसको हमें नोट कर लेना चाहिए। प्रेम्बल जो है ना हमारे लेगिस्लेचर को पावर नहीं देता, ये उसके लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है और ना ही हमारे लेगिस्लेचर पे ये कोई रोक लगाता है। ठीक है, इट इज़ neither ए पावर नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेगिस्लेचर। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, मतलब क्या है कि इसको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। इसके प्रोविजंस जो है ना दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। तो ये क्वेश्चन उठता है कि प्रियम्बल क्या अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पहली बार ये क्वेश्चन उठा था इन द हिस्टोरिक केस ऑफ केशवानंदा भारती 1973। ऐसा आग्रह किया गया था कि प्रेम्बल जो है वो ये अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है पहले के इस कंक्लूजन से। और पिटिशनर ने ये कहा था कि अमेंडिंग पावर जो है ना आर्टिकल 368 के दो जो मिलता है, ये इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय और डैमेज। किस चीज़ को डैमेज करने के लिए? बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उन एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जो हमारे प्रियम्बल में इंश्राइंड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाद में, और ये ओपिनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमारा ओपिनियन गलत है और उन्होंने अपने ओपिनियन को चेंज किया इन द वेरी वेरी यूनियन 1960 और कहा कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन it is subjected to the condition that no amendment is done to the basic features। अमेंड कर सकते हैं लेकिन उस प्रियम्बल का जो बेसिक फीचर है उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए।
इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक एलिमेंट्स एंड फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल में मौजूद है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं बाय द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। और प्रियम्बल को अभी तक एक बार अमेंड किया गया है 1976, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उस अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी टू द प्रियम्बल। और इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रियम्बल चैप्टर, और आगे चैप्टर्स में और लाता रहूँगा। देखते रहे हमारे चैनल को, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।